नमस्कार, स्वागत है आपका द प्रिंट में। मैं हूँ नीलम पांडे और आप देख रहे हैं हमारा साप्ताहिक प्रोग्राम पॉलिटिक्स अनफिल्टर्ड विद डीके सिंह, जहाँ राजनीति से जुड़े आप प्रश्न हमें भेजते हैं, उनका जवाब दिया जाता है। पहला प्रश्न जो हाल में ही कर्नाटका में एक तरह से सत्ता परिवर्तन कहें या लीडरशिप में जो चेंज हुआ है, उसके ऊपर नितिन पटेल जानना चाहते हैं, क्या ये परिवर्तन 2028 से पहले कांग्रेस की स्थिति को एक तरह से सुधार पाएगा या फिर जो दोनों गुटों में कहा जा रहा है खींचातान जो चल रही है, वो चलती रहेगी? देखिए, पहली बात तो कर्नाटक में हम देख रहे हैं पिछले 30-35 सालों से मतलब लगातार कोई भी सरकार जो है दोबारा मतलब उस तरह से आती नहीं है। काफ़ी नंबर्स उसके चले जाते हैं, नीचे चले जाते हैं। बाद में जोड़-तोड़ के आप जो भी कर लीजिए दूसरे दलों के साथ, लेकिन एक सेम वो रिपीट नहीं करते सेम गवर्नमेंट को। काफ़ी साल से करीब लेट 80s से चला आ रहा है ये। आपने देखा बीच में 2018 में भी अगर कांग्रेस आई तो फिर उसको कुमारस्वामी को बनाना पड़ा, फिर जाकर उसको सपोर्ट करके उनका फिर सिद्धारमैया उस समय मेजॉरिटी नहीं ला पाए फिर से वापस। तो कहने का मतलब ये है कि वो तो खैर बाद में देखा जाएगा कि क्या होगा। ये एक पॉलिटिकल ट्रेंड कर्नाटक का रहा है। बट हाँ, जहाँ तक सिद्धारमैया की बात है, वो ज़ाहिर ज़ाहिर तौर पे खुश नहीं है बिकॉज़ शुरू से ही मेंटेन करते रहे कि ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं था कि रोटेशनल सीएम हो और मैं कंटिन्यू करूँगा लास्ट तक। पूरा 5 इयर्स कंप्लीट करूँगा। बार-बार रिपीट कर चुके थे। हालाँकि हमेशा मेंटेन करते थे कि जब राहुल गांधी मुझे कहेंगे कि हट जाओ तो मैं छोड़ दूँगा। फाइनली वैसा ही हुआ और अब देख रहे हैं खुश नहीं हैं क्योंकि बाद में उनका आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखा होगा जहाँ वो कह रहे हैं कि हमें तो 5 साल के लिए चुना गया था और हमें हाईकमान ने एक ऑप्शन दिया कि मैं राज्यसभा में आ जाऊँ और नेशनल रोल प्ले करूँ। लेकिन कर्नाटक की जनता ने मुझे 5 साल दिया था, मैंने 3 साल ही किया है, बाकी 2 साल मेरे बचे हुए हैं। तो मैं यहाँ की जनता के लिए, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए मैं काम करता रहूँगा। तो बहुत सिग्नल बहुत क्लियर है कि वो खुश नहीं है, आगे क्या स्टेप लेंगे देखना पड़ेगा। लेकिन जैसा आपने बीजेपी में देखा, वही स्थिति चल रही थी येदियुरप्पा की। फाइनली जब हाईकमान ने येदियुरप्पा को मना लिया, तो उसके बाद उनके बेटे को विजेंद्र को कर्नाटका का बीजेपी चीफ बनाना पड़ा। अभी भी विजेंद्र बीजेपी के चीफ हैं वहाँ के। इसके कारण बाकी बहुत सारे डिसग्रंटलमेंट है, रिजेंटमेंट है बीजेपी के नेताओं में कर्नाटक में। सिद्धारमैया को भी यतेंद्र हैं उनके बेटे, अब उनके लिए कांग्रेस क्या कैसे कंपेंसेट कर सकती है उनके बेटे को? वो डिपेंड करेगा बिकॉज़ सिद्धारमैया को ये पता है कि उनका पॉलिटिकल लाइफ बहुत ज़्यादा नहीं होगा। देखिए 2028 तक में वो 80 साल के हो जाते हैं। अब 80 साल के किसी नेता को कांग्रेस फिर से ऐसे प्रोजेक्ट नहीं करने वाली थी कि हमारे सीएम फेस होंगे या उनके भरोसे आगे चलने का। दूसरी बात कि जिस तरह की गवर्नमेंट थी, वो क्लियर लग रहा था कि सिद्धारमैया बस खींच रहे हैं। मतलब गवर्नेंस के नाम पे कुछ भी कर्नाटक में लास्ट 3 साल में ऐसा कुछ हुआ नहीं है। कोई सोशल इंजीनियरिंग के बाद ये दोनों में उठा-पटक मतलब कभी ये जो टसल चल रहा था टग ऑफ वॉर दोनों का, उसके कारण पूरा गवर्नेंस पूरा पैरालाइज़ था वहाँ पे। और कांग्रेस भी कॉन्शियस जैसा मैंने कहा कि करीब पिछले आप देख लीजिए मतलब करीब 35-36 साल से गवर्नमेंट जो है उनका जो भी पावर में रहती है उसके अगला इलेक्शन जो होता है उनको सेम मैंडेट नहीं मिलता फिर उनको। तो कांग्रेस के लिए ऑलरेडी ही मुश्किल है। अब नैरेटिव चेंज करना कि हो सकता है कांग्रेस को ये लगे कि अच्छा ठीक है सिद्धारमैया चले गए तो 2 साल में डीके शिवकुमार अगर सीएम बने तो कुछ नया कुछ परिवर्तन कर पाएँ। और लार्जर पॉलिटिक्स में देखिए फैक्ट है कि शिव कुमार का एज पीसीसी चीफ और कांग्रेस प्रेसिडेंट उन्होंने पूरा प्लॉट किया था। सिद्धारमैया उनसे हो सकता है ज़्यादा पॉपुलर हों, हालाँकि इसके बारे में बहुत सारे लोगों को डाउट भी होता है। बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं कि अगर इतना ही पॉपुलर थे, तो 2013 से 2018 तक आप सीएम रहे एंड 2018 में वो चामुंडेश्वरी जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जहाँ से वो पहली बार 83 में लड़े थे और जीते थे इंडिपेंडेंट होके। उसके बाद 4 बार और चामुंडेश्वरी में जीत गए थे। लेकिन 2018 में सिद्धारमैया का जो 5 साल सीएम होने के बाद इतना कॉन्फिडेंस नहीं रहा। तो चामुंडेश्वरी से तो लड़े, साथ में बादामी से भी लड़े वो। 2 सीटों से लड़े और चामुंडेश्वरी हार गए करीब 36,000 वोट से और बादामी में बहुत मुश्किल से करीब 1600-1700 वोट से वो जीत पाए। तो अगर इतने ही ह्यूजली पॉपुलर लीडर हैं, तो रिजल्ट में ऐसा कुछ दिख नहीं रहा कि इनका जो एक जनरल नैरेटिव जो चलता है कि वो सबसे बड़े बैकवर्ड क्लासेस के फेस हैं सिद्धारमैया और उनके जाने से कांग्रेस का बहुत नुकसान होगा। फैक्ट इज़ कि 13 से 18 में सिद्धारमैया ही थे, उसके बाद फिर कांग्रेस का और मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे याद है कुछ 40 सीटें नीचे ही गई थी अगले 2018 इलेक्शन में जाके उनका। तो कांग्रेस को आगे देखना ही था। उनके पास कई मॉडल थे। देखिए कांग्रेस ने कई बार पे किया है, जब ये टसल वो नहीं सॉर्ट आउट कर पाए। आपने देखा कि छत्तीसगढ़ में क्या हुआ?
टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल का जो टग ऑफ वॉर चलता रहा वही रोटेशनल चीफ मिनिस्टरशिप को लेके, जो कि कांग्रेस ने रिजॉल्व नहीं कर पाई। चुनाव में उनका नतीजा उसका भुगतना पड़ा। राजस्थान में भी देखा आपने, खींचते-खींचते मामला ऐसा हो गया कि जब गहलोत ने डिफाई किया, उसके बाद कांग्रेस कुछ नहीं कर पाई, उसका भी उनका खामियाजा भुगतना पड़ा। इस बार उनको थोड़ी अपनी गलतियों का एक दिखा कि गलतियों से कुछ उन्होंने सीखा है कि 2 साल पहले ही जो करना है फाइनल कर लो। एक पॉइंट नंबर 1। सेकेंडली, जिस तरह से एक हाई कमांड ने कोशिश की थी बुलडोज करने की अपना ओपिनियन पंजाब में, कैप्टन अमरिंदर सिंह को ह्यूमिलिएट करके हटाया गया था। मतलब उनके एमएलएज को दिल्ली बुला लेना, उनको बार-बार बुलाना, ऐसे उनको ट्रीट किया गया था इतने सीनियर लीडर को। उसका भी उनको काफ़ी खामियाजा भुगतना पड़ा पंजाब में। तो इस बार इन्होंने थोड़ा-सा डिफरेंट होके कंसेंसस बिल्ड करके काफ़ी दिनों तक कंसल्टेशंस, डायलॉग चलता रहा है। तब फाइनली ये कैरी आउट किया जो इनको करना था। क्या इम्पैक्ट होगा 2028 इलेक्शन में? अभी कहना मुश्किल है, लेकिन डीके शिव कुमार के लिए अभी तक क्या है कि 3 साल का जो कांग्रेस का नैरेटिव रहा है कि कंट्री में सॉरी कर्नाटक में कुछ नहीं हुआ है। क्या डीके शिव कुमार उसको चेंज कर पाएँगे? या वो भी जैसे सिद्धारमैया एक ओबीसी पॉलिटिक्स और माइनॉरिटी जो अहिंदा करके उनका है कि माइनॉरिटी बैकवर्ड क्लासेस और दलित्स का पॉलिटिक्स केवल उसी को करते रह गए। बाकी आप 5 गारंटी दीजिए, अब मतलब मुफ्त में आप जो भी फ्रीबीज़ देते रहें और सोशल इंजीनियरिंग करते रहें, कोशिश करते रहें, उसमें आप जीतने का मतलब सारा वही आपका वो अप्रोच था। वो चेंज होना होगा। अब डीके शिव कुमार भी आए हैं, अगेन इनको जैसे देखा जा रहा है कि वोकलिगा मतलब एक डोमिनेंट कास्ट है यहाँ का कर्नाटक का। करीब-करीब लीक जो आया था कास्ट सेंसस का रिपोर्ट, 10% वोकलिगास भी है। तो इनके आने से ये सीएम अगर कांग्रेस बना देगी तो हो सकता है कि देवेगौड़ा और उनकी मतलब उनका जो इन्फ्लुएंस रहा है वोकलिगा कम्युनिटी में वो शायद चैलेंज हो, वो कमजोर पड़ जाए। बहुत सारे नैरेटिव बिल्ड किए जा रहे हैं। बट पॉइंट है कि जब आप नया सीएम लेके आए हैं, उनको अब दिखाना है कि एक्चुअली वो क्या डिलीवर कर सकते हैं ग्राउंड पे। अभी भी देखिए कर्नाटक का सारा आपका डेवलपमेंट जो है, मतलब मोस्टली सारा का सारा फोकस्ड होता है बेंगलुरु पे। वहाँ का करीब जीएसडीपी का 40% बैंगलोर से आता है। ये आपको दिखाता है कि बाकी रीजन्स में बहुत ही अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है इसका, मतलब ये मतलब जो प्रोग्रेस आप बेंगलुरु को देखते हैं, आप हम कर्नाटक को बेंगलुरु के थ्रू देखते हैं, लेकिन बाकी डिस्ट्रिक्ट में उस तरह की चीज़ें हैं नहीं। उतना ही बैक इकोनॉमिकली उतना ही बैकवर्ड अभी भी है वहाँ पे लोग। तो क्या सीतारमण क्या डीके शिवकुमार कुछ चेंज कर पाएँगे? बिकॉज़ डीके शिवकुमार देखिए एज़ एन ऑर्गनाइज़ेशन हमने उनका देखा है, वो फाइटर रहे हैं। एज़ एन एडमिनिस्ट्रेटर क्योंकि अब आप सीएम बनने वाले हैं, अब कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि हम ये नहीं कुछ कुछ नहीं कर पाए। अब आप कितना कुछ कर सकते हैं कर्नाटक के लिए। तो कर्नाटक की जनता ने अभी से नहीं, बहुत सालों से देखा है। पूरा फ़ोकस यही इस कैंप का, उस प कैंप का, कोई लिंगायत का डोमिनेंट लीडर आ गया, कोई वोकलिगा का आ गया, वो लोग साथ में मिल गए। इस तरह का पॉलिटिक्स कर्नाटक में बहुत दिनों से चल रहा है। क्या डीके शिव कुमार कुछ नया करके बताएँगे? बिकॉज़ पिछले 3 साल का जो रिकॉर्ड है कांग्रेस गवर्नमेंट का, फिर वही कमीशनखोरी जिसको एक नारा बनाया था कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ, वही नारा कांग्रेस के खिलाफ चल पड़ा है। वही सिस्टेमिक करप्शन का बहुत मुद्दा किस किस तरह से वहाँ पे ऑलमोस्ट एक्सटॉर्शन होता है। कितने पैसे हर एक प्रोजेक्ट में बनते हैं, तो वो सारा करप्शन जो इन्होंने बनाया था बीजेपी के खिलाफ हथियार, वो इनके खिलाफ अब उभरता जा रहा है। क्या डीके शिव कुमार उस नैरेटिव को चेंज कर पाएँगे? वो देखना है। तो अगर वो उसको चेंज कर पाने में सफल होते हैं, तब फिर 28 की स्टोरी कुछ अलग हो सकती है। क्योंकि अभी तक का जो कांग्रेस का नैरेटिव है, अभी तो आप इंटरनल झगड़ा हो नहीं हो, इस नैरेटिव के साथ तो कांग्रेस तैयार दिख नहीं रही 28 के लिए। और जहाँ तक सिद्धारमैया का है, अब उनकी जैसे मैंने बात की, वो कह रहे हैं कि 2 साल मेरा बचा हुआ था, दिल्ली जाने को भी तैयार नहीं हो रहे हैं। उनके बेटे को क्या देता है? अब भूलिए मत कि वो जाते-जाते वो कास्ट सेंसस को जो है क्लियर करके गए हैं। और ज़्यादा उस पे जो है सब विवाद होता रहेगा और उस पे बहुत सारी नई चीज़ें होंगी और सिद्धारमैया अपने आप को उस में प्लेस करना चाहेंगे अपने आप को। और अभी जिस तरह का नेगोशिएशन चल रहा है कि ज़्यादातर मंत्री उनके खेमे को हों, डिप्टी सीएम्स उनके खेमे को हों। मतलब हम गवर्नमेंट से निकल गए लेकिन कंट्रोल हमारा गवर्नमेंट पे रहे। अब हाई कमांड इसको कैसे कंट्रोल करती है, कैसे मैनेज करती है, वो देखना पड़ेगा। जी, हमारा सेनापति जी हमारे एक व्यूअर हैं, प्रश्न पूछना चाहते हैं आपसे। जो टैरिफ है, H-1B ऑपरेशन सिंदूर और ईरान युद्ध संकट जैसे दबावों के बावजूद वो कहते हैं मोदी गवर्नमेंट ने, खासकर पीएम मोदी ने 3.0 जो एक लेटेस्ट जो सरकार उनकी है 2024 से जो, उन्होंने बड़े सुधारों को आगे बढ़ने में वो कहते हैं हिचक दिखाई है। ये संकट भले ही वो कहते हैं व्यक्तिगत रूप से 1991 जैसे ना हो,
लेकिन अगर आप इनको सामूहिक तरीके से देखेंगे, ओवरऑल अगर देखेंगे तो इन बड़े सुधार को लागू करने के अवसर वो कहते हैं के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता था। आपको क्या लगता है, कहाँ चूक हो गई और क्या किसान आंदोलन की जो एक तरह से का जो एक साया था, वो सरकार को ज़रूरत से ज़्यादा सतर्क बना रहा है, बहुत ज़्यादा कॉशियस हो गए हैं, कोई भी डिसीज़न लेने से पहले? देखिए, शायद ये मेरा अपना ओपिनियन है। ये जो चुनाव में बार-बार जीत होती जा रही है, इससे कंप्लेसेंसी जो आ रही है सरकार में, वो वर्risome है। आप याद करें पिछले साल के इंडिपेंडेंस डे एड्रेस का जो था पीएम का रेड फोर्ट से, उसमें उन्होंने कहा था कि एक मतलब मेजर रिफॉर्म्स का जो है एक हिस्टोरिक उसका इनिशिएटिव शुरू करेंगे। और उसमें उन्होंने अनाउंस किया कि एक रिफॉर्म्स टास्क फोर्स बनेगा। और उनके भाषण के करीब 10-15 दिन के बाद ही सरकार से आ गया कि नहीं, टास्क फोर्स बन गया है। सोशल सेक्टर वाला जो है जो शिवराज सिंह चौहान लीड करेंगे, और इकोनॉमी वाला जो टास्क फोर्स है 13 मेंबर टास्क फोर्स बना था टू बी हेडेड बाय होम मिनिस्टर अमित शाह। और ये बहुत ही मेजर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इनिशिएटिव्स इस टास्क फोर्स के थ्रू शुरू करना चाह रहे थे। लेकिन उसके बाद हमने कुछ सुना ही नहीं क्या हुआ टास्क फोर्स की, कितनी बार मीटिंग हुई, क्या डिसाइड किया। इकोनॉमी की हालत हम देख ही रहे हैं। अब जो हम उस समय से सुन रहे हैं, टास्क फोर्स के अध्यक्षता कर रहे हैं अमित शाह, तो उनसे तो बांग्लादेशी घुसपैठिया और चुनाव के अलावा हमने ज़्यादा कुछ सुना नहीं है। मतलब एटलीस्ट इकोनॉमी के बारे में उनको उनका टास्क फोर्स की कितनी मीटिंग हुई, क्या डिसाइड किया, कुछ भी हमने सुना नहीं है। क्योंकि मुझे लगता है कि कॉम्प्लेसेंसी आ गया है कि देखो, आप रिफॉर्म्स करके किसी न किसी क्लास को, अब ये फार्मर्स की बात कर रहे हैं, वो भी एक है। किसी भी छोटी-सी चीज़ में लगेगा, कैसे फार्मर्स हों, लेबरर्स हों, ये हो, वो हो, उसमें डरने लगते हैं। अब बीच में आपने देखा लेबर कोड्स को इन्होंने फाइनली उसके रूल्स को जो है नोटिफाई किए, लेबर कोड्स मतलब फोर्स किया। तो एक अचानक चुनाव 24 लोकसभा इलेक्शन के बाद एक लगा था इनका कि एक स्टीम लूज़ कर रहे हैं तो थोड़ा-सा पुश करें। लेकिन फिर आफ्टर ए फ्यू मंथ्स मतलब चीज़ें बिखरती चली गई और इस गवर्नमेंट में उस तरह का डिटर्मिनेशन नहीं दिख रहा है टू ब्रिंग थिंग्स बैक ऑन द ट्रैक। तो प्रायोरिटी जैसे चेंज हुई, चुनाव के अलावा अगर चुनाव आप आराम से जीत रहे हैं, फ्रीबीज दे रहे हैं, अपोजिशन की मजबूरी कह लिया, जिस भी कारण से अगर चुनाव जीत रहे हैं, तो फिर पता नहीं, मतलब शायद मेरा एक गलत ओपिनियन होगा, लेकिन अगर फिर लगता है गवर्नेंस का काम क्या है? कि अगर इसी से आप चुनाव जीत रहे हैं, तो फिर रिफॉर्म्स करके आप रिस्क क्यों लेंगे? किसी भी तबके को आप क्यों नाराज़ करने की कोशिश करेंगे? एक लॉन्ग टर्म व्यू जो है, वो मिसिंग है। और जनरली हमारे पॉलिटिशियंस में रहा है, अभी से नरसिम्हा राव थोड़ा-सा अलग थे, क्योंकि उनके पास मनमोहन सिंह थे उस समय। लेकिन पॉलिटिशियंस को क्या लगता है कि आप अभी रिफॉर्म्स अभी करोगे, उसका इम्पैक्ट दिखेगा आपको 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद। अभी इमीडिएटली तो आपको उसका कोई फ़ायदा मिल नहीं रहा है। इमीडिएटली हो सकता है कुछ बैकलैश हो। आप कुछ कोई लेबरर्स बिगड़ जाएँ, कुछ फार्मर्स बिगड़ जाएँ, कुछ दूसरे तबके मिडल क्लास बिगड़ जाए, इस तरह के रिफॉर्म्स करो तो। देखिए, वैसे भी हमारे पॉलिटिकल क्लास का जो नज़रिया रहा है, रिफॉर्म्स के बारे में हमेशा वो थोड़े से डिफिडेंट रहते हैं, बिकॉज़ इकोनॉमिक रिफॉर्म से जिस तरह की स्टेप लो, इमीडिएटली आपको रिजल्ट नहीं मिलता। अब आपने देखा कि नरसिम्हा राव को अगर रिजल्ट मिलना हो तो 96 में उनकी सरकार मतलब सत्ता से बाहर नहीं जाती, जितना कुछ उन्होंने रिफॉर्म्स किया था, जितने बोल्ड मूव्स थे। तो उसका जनरली जो एक हमारे पॉलिटिकल क्लास में अंडरस्टैंडिंग है कि आप रिफॉर्म्स अभी करोगे तो उसका जो आपको डिविडेंड्स दिखेगा, जो सोसाइटी में उसका इम्पैक्ट होगा, लोग उसको एप्रिशिएट करना शुरू करेंगे, जो उनके लाइफ में चेंजेस होंगे, वो होगा 20 साल बाद, 25 साल बाद, 15 साल बाद, उसके पहले नहीं होगा। तब तक तो हम सत्ता में ही नहीं रहेंगे। तो फिर हम ऐसा काम में क्यों रिस्क करके लें ऐसा काम, जिसका कि इमीडिएट हमको डिविडेंड नहीं मिल रहा है। अगर इमीडिएट डिविडेंड आपको मिल रहा है ₹3000 मतलब महिलाओं को महीने में देके, अनएम्प्लॉयड यूथ को 3000 देके, या कुछ मुफ्त में राशन देके, अगर उससे इमीडिएट इलेक्टोरल डिविडेंड मिल रहा है, तो हम रिफॉर्म्स का रिस्क क्यों लें? जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक एटीट्यूड अलग था, मतलब फर्स्ट टर्म या सेकंड टर्म में। थर्ड टर्म में एक लेबर कोड को छोड़ के, उसके बाद अचानक आप देख रहे हैं जैसे कि ज़्यादा मतलब सिक्योर टर्फ करके, रिस्क नहीं लेने वाले एक वो दिख रहा है, जो सेंस आपको दिख रहा है इनकी गवर्नेंस मॉडल से आज। ललित आपसे जानना चाहते हैं, अभी दिल्ली को एक नया अध्यक्ष मिला है और भी कुछ राज्यों में बीजेपी ने नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए हैं। वो खासकर ये कहते हैं कि दिल्ली में जो अध्यक्ष बने हैं वो क्या मिनिस्टर भी हैं, एमओएस हैं। तो आपको क्या लगता है, इसका ये भी संकेत है कि कैबिनेट विस्तार ज़रूर होगा? और वो खासकर ये जानना चाहते हैं, जिस तरह की कंट्रोवर्सीज़ अभी हुई हैं, नीट को लेके, एनटीए को लेके, सीबीएसई को लेके,
तो धर्मेंद्र प्रधान क्या अपनी कुर्सी बचा पाएँगे? ख़ासकर वो कहते हैं कि ऐसा कोई पुराना एग्ज़ाम्पल उनके पास नहीं है एक्सेप्ट एमजे अकबर के अलावा, जहाँ पर सरकार ने एक तरह से अपनी विफलता मानकर किसी मिनिस्टर को हटाया है। तो आपको क्या लगता है, ये सब होने के बाद क्या कोई ऐसा डिसीज़न सरकार ले सकती है? क्या प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ले सकते हैं? देखिए, पहली बात अब धर्मेंद्र प्रधान की बात करें, मैं उस मुद्दे में नहीं घुसूँगा बिकॉज़ बहुत कुछ लिखा जा चुका है, बोला जा चुका है उस मामले में। आपका जहाँ तक सवाल है कि प्रधानमंत्री को हटाएँगे या नहीं हटाएँगे, इससे बहुत मेरे दिमाग में कोई शंका नहीं है, ये कहने में कि मुझे कुछ पता नहीं। प्रधानमंत्री क्या नेक्स्ट स्टेप लेने वाले हैं, उस पे स्पेकुलेट करना बहुत पहले मीडिया ने छोड़ दिया है कि प्रधानमंत्री ये करेंगे, वो करेंगे। कि नीचे तक देखिए हम लोगों को कैसे पता चला जनरली चला करता था पहले कि जब लीडरशिप में कंसल्टेशन होता था, कंसल्टेटिव प्रोसेस होता था कि अच्छा ठीक है, अब अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह को हो या फिर अटल बिहारी वाजपेयी को और उनको कैबिनेट शफल करना होता था, वो अपने कलीग से कंसल्ट करना शुरू कर देते थे, वो पार्टी से कंसल्टेशन शुरू हो जाता था। उस प्रोसेस में धीरे-धीरे खबर निकल के आया था ये चल रहा है। वो तो काफ़ी 12 साल पहले ही बंद हो गया। वो तो जिस दिन होना होता है उसके 1 दिन पहले आपको पता चलता है कि अच्छा ठीक है, हाँ, उन्होंने शुरू कर दिया है। क्योंकि मिनिस्टर को कोई नेता बुलाएगा अपने घर पे कि हाँ भाई, वहाँ से निकल के जाते हैं कि हाँ भाई, हम रिज़ाइन कर रहे हैं, हम जा रहे हैं। बस या टेलीफ़ोनिकली बोल दिया जाता है, उनको बुला के बोल दिया जाता है। जिसको इंडक्ट करना होता है उसको फ़ोन आ जाता है। वो 1 दिन में होता है, ऐसा कोई कंसल्टेशन का इतना लंबा प्रोसेस नहीं होता या ज़रूरत भी नहीं पड़ती। जो प्रधानमंत्री जो एक बार डिसाइड करते हैं, कर लेते हैं, शायद बीच में अमित शाह के साथ बैठते होंगे। उसके अलावा उन्हें कंसल्टेशन की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए ये जो पहले जो निकल के आती थी कि अच्छा प्रधानमंत्री के या पीएमओ में ये थिंकिंग चल रही है या पार्टी लीडरशिप में ये थिंकिंग चल रही है, इनको रखा जाए, इनको हटाया जाए, वो सारी पुरानी बातें हो गई है। अब ये मोदी एरा में सारा चीज़ चेंज हो गया है। तो इसलिए आप मुझसे अगर किसी मिनिस्टर के बारे में पूछेंगे प्रधानमंत्री क्या चेंज करेंगे? आई एम अफ्रेड मुझे उसका कोई आइडिया नहीं होगा। मुझे ही नहीं किसी को भी आइडिया नहीं होगा शायद अगर मतलब देश में किसी दूसरे आदमी को पता होगा तो शायद अमित शाह जी होंगे। उसके अलावा किसी को पता नहीं होगा। खैर तो इसलिए उस मामले में नहीं घुस रहा। तो इसीलिए मैं धर्मेंद्र प्रधान जी वाले में उस क्वेश्चन में नहीं घुसूँगा। लेकिन जहाँ तक लार्जर क्वेश्चन है कि क्या रिशफ़ल होगा? मुझे लग रहा है जिस तरह से बन रहा है माहौल रिशफ़ल होना ही होगा और जल्दी ही होगा बिकॉज़ देखिए जहाँ तक मेरा इन्फॉर्मेशन है बीजेपी में जो नितिन नवीन के आने के बाद नई टीम जो आने वाली है, वो लिस्ट ऑलमोस्ट रेडी है और अभी से नहीं कई सप्ताह से रेडी है वो। कहीं भी अनाउंस हो सकता है, लेकिन लिस्ट अभी नहीं अनाउंस हो रहा है, वो उसका ये भी कारण हो सकता है कुछ जो सरकार से निकले या जो इसमें से सरकार में जा सके। तो इसलिए वो लिस्ट जो है फँसी हुई है अभी। तो भाजपा के मतलब नेता हमें बताते हैं लिस्ट रेडी है, लेकिन अब हम इंतज़ार कर रहे हैं कि शायद रिशफ़ल कैबिनेट रिशफ़ल के साथ ही ये भी लिस्ट जो है जारी हो जाएगी। क्योंकि कुछ नेता यहाँ पार्टी से सरकार में जाएँगे, कुछ नेता सरकार से पार्टी में आएँगे या वो चलता रहेगा। तो ये इंडिकेशन है। प्लस 2 साल हो गए हैं इस सरकार को। अब एक कहते हैं ना उसको कि फ्रेश गार्ड लेना जो क्रिकेट में जैसे बोलते हैं, तो वो भी शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शायद फ्रेश गार्ड लेना चाहेंगे, स्पेशली बिकॉज़ बहुत सारे सेक्टर में एकदम मिस अप हो रखा है। तो सिग्नलिंग में करना चाहेंगे वो कि हम अब फिर से हम एक मतलब अ, फिर से हम तैयारी कर रहे हैं, तो जो भी हो रहा है उसको फाइट करने के लिए कि हम इसमें सारा ड्रिफ्ट नहीं होने दे रहे हैं हम। वी आर ट्राइंग टू अरेस्ट दैट ड्रिफ्ट। तो इसलिए लग रहा है कि रिशफ़ल होगा, स्पेशली जो कि बीजेपी के लोगों का अपनी लिस्ट के बारे में कहना है उसको लेके। कौन मंत्रालय किनके पास रहेगा, किनका जाएगा, इस पे स्पेकुलेट करना उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जैसा मैंने कहा स्पेशली इन मोदी एरा, इस पे स्पेकुलेट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगला प्रश्न तेलंगाना सरकार से जुड़ा है, जो दिव्यांश गुप्ता हैं, वो जानना चाहते हैं। वो कहते हैं कि रेवंत रेड्डी की जो सरकार है, करीब 2.5 साल हो चुके हैं। उनके हिसाब से तेलंगाना के विकास दर में कोई कमी नहीं आई है और जो पिछले सरकार ने एक तरह से परियोजनाएँ निकाली थी, जो भी डिसीज़न लिए थे, उनको रोका नहीं गया है। भूमि नीलामी की लगातार वो कह रहे हैं कीमतें नए रिकॉर्ड बना रही हैं। फिर भी वो कहते हैं मैं देखता हूँ कि अधिकांश लोग कांग्रेस सरकार की आलोचना करते हैं और उसे एक तरह से असक्षम मानते हैं। क्या कांग्रेस की समस्या वो पूछते हैं उसकी छवि से जुड़ी है या पार्टी कोई सकारात्मक कथा गढ़ने में असफल रही है, इमेज बिल्डिंग में कोई दिक्कत आ रही है या फिर इसलिए कि शहर में ऊँची जातियों का वो कहते हैं प्रभाव अधिक है जो भाजपा की ओर झुकाव रखते हैं और इसलिए कांग्रेस की आलोचना वो करते रहते हैं? नहीं, बीच में देखिए
जो कुछ डेवलपमेंट्स हुए थे जिसपे काफ़ी नेगेटिव पब्लिसिटी मिली रेवंत रेड्डी को। अब जैसे उन्होंने हाइड्रा शुरू किया उन्होंने बेसिकली एक एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव। तो उसपे जो बहुत सारे बिल्डिंग्स डिमोलिश होने लगे, तो उसमें एक मिडल क्लास में एक थोड़ा-सा पैनिक वहाँ बढ़ा और काफ़ी क्रिटिसिज़्म इसको लेके हुआ कि आपने बुलडोज़र जस्टिस शुरू कर दिया है। वैसे ही मूसी रिवर फ्रंट वाला वो लेके आए प्रोजेक्ट। उसमें भी है कि आप रिजुवेनेट अगर करना चाहते हो जगह तो आपको बहुत सारे इंक्रोचमेंट्स हटाने पड़ेंगे। तो वहाँ इतने हैं वहाँ पे थाउज़ेंड्स में कि जितने जिस तक इंक्रोचमेंट्स हैं, अगर इस तक ड्राइव शुरू हो, तो नेचुरली बहुत लार्ज नंबर ऑफ पीपल विल बी अफेक्टेड। फिर तीसरा जो आया था आपने देखा कि वो जो हैदराबाद यूनिवर्सिटी के बगल में करीब 400 एकड़ की ज़मीन जो उन्होंने रिक्लेम करने की कोशिश की थी और उसमें सारे वाइल्ड लाइफ एंथुसियास्ट, एनवायरमेंटलिस्ट सारे उसमें एक स्टूडेंट्स काफ़ी घुस गए कि आप मतलब इसको आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते और आप मतलब फॉरेस्ट का जो है जहाँ वाइल्ड लाइफ को इसका इतना नुकसान हो, काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी उसमें आपने देखा फाइनली कोर्ट को उसमें इंटरफेयर करना पड़ा, कोर्ट ने रेवंत रेड्डी को रोका। लेकिन रेवंत रेड्डी का गवर्नमेंट का था कि अब इसको हम आईटी के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए हम वो ज़मीन हम रिक्लेम करना चाह रहे थे। लेकिन अब अपोज़िशन ज इतना होने लगा डिफरेंट ग्रुप से, फाइनली उनको कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद उनको बैक ऑफ करना पड़ा। बट ये जो 2-3 मामले हुए हैं जो कि काफ़ी कंट्रोवर्शियल हुए, नेशनली जो जिन्होंने हेडलाइन्स बनाया, उससे थोड़ा-सा एक इमेज जो है रेवंत रेड्डी का उस पे थोड़ा-सा वो इम्पैक्ट हुआ है उसका। और समहाउ आप उनकी कोई कम्युनिकेशन टीम में भी ऐसा कोई इफेक्टिव कोई है नहीं जो कि निकल के उनको मतलब इसको एड्रेस करने की कोशिश करे बिकॉज़ हुई है कई बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें हुई है। लेकिन इनकी जिस तरह कम्युनिकेशन टीम है उसमें आपको कोई एफर्ट नहीं दिखता। वो कॉन्शियस भी नहीं दिखते कि इसको एड्रेस करने की ज़रूरत है बिकॉज़ ये जहाँ तक कंट्रोवर्शियल इश्यूज़ हैं, जब रेवंत रेड्डी खुद ही जैसे बोलते हैं, द प्रिंट के ऑफ द कफ में हमारे एडिटर इन चीफ शेखर गुप्ता के साथ जब जैसे एक्सप्लेन कर रहे थे वो, हाइड्रा की ज़रूरत क्यों पड़ी और सिटी का कितना डेवलपमेंट होगा। तो काफ़ी इलैबोरेट करके उन्होंने उसमें बताया था। लेकिन अब सीएम बार-बार कितनी जगह पे जाके इस बात को बोलेंगे? उसकी उनकी टीम वो नहीं है कि जिनके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स जिनके थे या फिर जो जो मिसकॉन्सेप्शंस होंगे उन प्रोजेक्ट्स के बारे में, उसको दूर करने के लिए वो एफर्ट नहीं दिख रहे हैं। जी, एक आखिरी प्रश्न पूछना चाहूँगी, स्मृति पूछती हैं। एक नीलम पांडे ने राज्यों में जो आरएसएस के संगठन मंत्रियों के गायब होते प्रभाव पर एक लेख लिखा था। आप क्या बता सकते हैं उनकी भूमिका इतना से बुक से आगे बढ़कर और क्या है, क्या परिभाषा होती है? और ज़मीनी स्तर पे वे और आरएसएस के अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी भाजपा की मदद के लिए वास्तव में क्या करते हैं? चूँकि आप अपने आप को कोट कर रही हैं, आपके बारे में है शायद नीलम पांडे मेरे ख्याल से आप ही के बारे में आप ही स्टोरी के बारे में पूछा जा रहा होगा। खैर आपने जितना इंडिफरेंटली अपना नाम बोला है आई वाज़ बिट बिट सरप्राइज्ड एनीवे तो पॉइंट है ये स्टोरी की आपको पता है जिस स्टोरी की बात कर रहे हैं जिसमें आपने कहा कि जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन जो कि आरएसएस डिप्यूट करती है बीजेपी में, स्टेट लेवल से लेके सेंटर में जैसे होता है बीएल संतोष सेंटर में है, नेशनल जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन हर एक स्टेट यूनिट में बीजेपी में होता है। वो बहुत वाइटल होता है वो कॉग पूरा एक फंक्शनिंग में, ये पोस्ट। उसमें 8 नीलम की स्टोरी थी कि 8-9 स्टेट्स में बहुत दिनों से जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है ही नहीं। फॉर इंस्टेंस महाराष्ट्र में मतलब सालों हो गए। तो इतना इम्पोर्टेंट पोस्ट जो कि आरएसएस और बीजेपी में कोऑर्डिनेशन का काम करती है, वो नहीं है, मिसिंग है। स्टोरी उसके बारे में थी और उसमें नीलम ने सुनील लंबेकर हैं संघ के, वो उनको नीलम ने कोट किया हुआ है कि जो देखिए जो नीड और अवेलेबिलिटी का जो क्वेश्चन है कि जो ज़रूरत हो सकती है बीजेपी को हमारे पास लोग हैं भेजने के लिए नहीं है। बहुत ही क्रिप्टिक टाइप का उनका दिमाग है हम लोगों को जो उन्होंने बोला उसमें ऑन रिकॉर्ड। एनीवे सो आप जो पूछ रहे हैं कि आखिर ये करते क्या हैं ग्राउंड पे? देखिए संघ का पहले तो लार्जेस्ट संघ का देखिए, संघ अपने आप को हमेशा से कहती ही है कि एक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है वो सोशल कल्चरल फील्ड में काम करता है। हिंदू नेशनलिज्म को प्रमोट करने का उनका एक अपना एक वो जो है कि एक एजेंडा है। तो पॉलिटिकल स्पेस में काम नहीं करते, लेकिन वो जो उनकी विचारधारा से जो पार्टी जो उनको प्रमोट करती है, जो उनसे अलाइन करती है, उसके लिए मतलब उसको सपोर्ट कर सकते हैं। बट वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में नहीं होते हैं। संघ बार-बार इसको कई बार रिपीट कर चुकी है। लेकिन ये जो जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन का जो काम होता है, वो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। मैं आपको जैसे एग्ज़ाम्पल बताऊँ बहुत पहले की बात मैं कर रहा हूँ। अभी तो रिसेंट का नहीं जैसे वसुंधरा राजे बन के गई थी
चीफ मिनिस्टर। उसके पहले वो बन के गई वहाँ पे स्टेट बीजेपी चीफ राजस्थान में, फिर चीफ मिनिस्टर बनी। वहाँ प्रकाश चंद थे एक जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन। अब जब वसुंधरा राजे सीएम होके पहुंची तो वो जिस तरह से इंटरैक्ट कर रही थी पार्टी वर्कर्स से, जिस तरह से किसी की कुछ नहीं चल रही थी, जिस तरह से प्रशासन चला रही थी, अब वो जो पहली बार फुल मेजॉरिटी के साथ पार्टी को किसी स्टेट में लाए, उतनी पावरफुल सीएम, वो भी छोटी मोटी वसुंधरा राजे सिंधिया की बात कर रहे हैं, उनको कौन पार्टी में टोके? तो वहां पे फिर जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन का जो कोई स्टेक नहीं है उसमें, वो डेपुटेशन पे है वहां पे, तो फिर वो फीडबैक देना शुरू करते हैं। अपने ऊपर देंगे, वो दिल्ली में देंगे, और फिर दिल्ली में जो है सो उनकी तरफ से मैसेज जाएगा नीचे। फिर जिन जिन का जो जो प्रॉब्लम है वो एक एक उनको कह लें कि फीडबैक मैकेनिज्म उनका है, नीचे से उनको आता रहेगा इन्फॉर्मेशन, वो आगे उस पर कैसे काम करना है वो कंसर्न आदमियों को, दिल्ली में हो या पार्टी के अंदर जहां भी हो, कंसर्न आदमी को ब्रीफ करते रहेंगे। ग्रास रूट लेवल पे जो होता है, देखिए जिस तरह का वर्क है संघ का ग्राउंड पे, अब आपके घर में अगर शादी है तो संघ के लोग पहुंचे होंगे उसको, उसमें आपको ऑर्गेनाइज करने में। आपको अगर मदद मदद की जरूरत है किसी तरह, संघ के लोग पहुंचे होंगे। घर में कोई ट्रेजेडी हुई आपको देखेंगे, संघ के लोग वहां पहुंच जाएंगे। बच्चों के लिए क्रिकेट का टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने उसमें पहुंचे रहेंगे वो। मतलब हर एक फील्ड में कॉन्स्टेंटली वो संघ का कोशिश होता है कि इनके स्वयंसेवक सब जगह रहे जहां लोगों को जरूरत पड़े, और वो किसी से पॉलिटिक्स पे बात नहीं करते। वो एक अपना सोशल कल्चरल एक प्रमोशन जो है उनका चलता रहता है, इसलिए उनका बेटर कनेक्ट होता है ग्राउंड पे। तो उसमें वो जो काम आते हैं बीजेपी को कि अभी कौन सी स्कीम उल्टी हो रही है, आपका कौन सा नैरेटिव है, कौन सा स्लोगन है, आप क्या गलत कर रहे हैं, जो कि ग्राउंड पे उनको संघ को पता चल जाता है ये सही है, ये गलत है, और वो फीडबैक धीरे धीरे नीचे से ऊपर तक आता चला जाता है, और जिसपे बीजेपी काफी एक्ट भी करती है। तो वो पूरे सिस्टम में जो है जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही वाइटल कॉग हो जाता है, क्योंकि वो संघ राजनीति में ना हो, लेकिन ग्राउंड पे जो उनका जिस तरह कनेक्ट है, वो बीजेपी के कार्यकर्ता भी रिप्लेस नहीं कर सकते उसको, और इसलिए वो हमेशा ही बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट रहा है। हाँ, एक ये हो गया पिछले 10-12 साल में जब से प्रधानमंत्री मोदी आए हैं कि वो खुद ही इतना पावरफुल है कि एक जो कल्ट स्टेटस हो गया, कल्ट स्टेटस है, उसमें उनको फीडबैक चैनल ये वो उसकी ज्यादा जरूरत रही नहीं है, बिकॉज वो लार्जर देन लाइफ हो गए। वो बीजेपी से, संघ से, उससे मतलब एक बड़ा उनका एक स्टेटस हो गया, मतलब इस पॉपुलैरिटी के बाद। तो उसके बाद ये जो रोल जो रहा है संघ का या इसका, वो धीरे धीरे डिमिनिश होने लगा है। इसीलिए आपने सुना होगा जेपी नड्डा जी ने कहा था कि हम सक्षम हैं, मतलब एक समय था जब हम अक्षम थे, कॉम्पिटेंट नहीं थे, तब हमें संघ की जरूरत थी, लेकिन अब हम सक्षम हैं, हम कॉम्पिटेंट हैं कि हम अपना काम खुद ही कर लें। मतलब हमें आपकी उतनी, वैसे उन्होंने ही डिड नॉट से इन एज मेनी वर्ड्स, लेकिन बेसिकली दैट मतलब आपकी जरूरत नहीं है, बीजेपी अपने आप अपना काम कर सकती है। तो जब बीजेपी अपना काम कर सकती है तो जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन रहे नहीं रहे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि ये पार्टी अब सक्षम हो गई है। हाँ नीलम, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? नहीं, तो हमारी जो भी आरएसएस से जो बात हुई थी, वो भी ये कह रहे थे कि आरएसएस की और एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशंस भी बढ़ रही हैं और उनको ज़्यादा मतलब एक तरह से उनको मदद करने की ज़रूरत होगी। तो एक तरह का जो उनकी तरफ से एक्सक्यूज़ था, वो ये था कि वो इस वजह से काफ़ी डेब्यूट नहीं कर पा रहे हैं, बट आगे चल के शायद जो नई अभी टीम बने, जैसा आप बता रहे थे नितिन नवीन की, तो हम देखें शायद उस समय अलग स्टेट में भी जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन वो नए बनाए जाएँ, बट उसके लिए अभी हमें वेट करना होगा। लेकिन हमारे व्यूअर्स के सारे प्रश्नों का जवाब देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अगले सप्ताह हम फिर हाज़िर होंगे, अपने प्रश्न आप हमें ज़रूर भेजें।